हेलो फ्रेंड्स। आज हम सेशन नंबर 3 करने वाले हैं अपनी लाइव आंसर राइटिंग सेशन का। इससे पहले हम 2 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं और आई होप आपकी आंसर राइटिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा। सो विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सेशन शुरू करने से पहले जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बता देता हूँ इंस्ट्रक्शन और इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए, इसमें टाइमिंग आपकी 15 मिनट्स रहेगी, लेकिन आज के सेशन में टाइमिंग 20 मिनट्स है क्योंकि क्वेश्चन 250 वर्ड्स में हमें लिखने हैं। तो लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए टाइमिंग आज 20 मिनट्स रहेगी। आपको 10 मिनट्स में एक क्वेश्चन लिखना है और आपको 3 मिनट्स आज ब्रेन स्टॉर्म करना है आंसर को और 7 मिनट में अपना आंसर कंप्लीट करना है। ठीक है। इसके अलावा आप A4 शीट पर मैं रिकमेंड करूँ कि आप उस पर लिखिए, और आप के पास नहीं है, इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तब आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे आंसर राइटिंग के? हम डायरेक्ट टॉपर्स की कॉपी से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो हमें अप्रोच पता चलेगी किस तरीके से हम अपने आंसर को लिखेंगे। टाइमिंग हमारी इम्प्रूव होगी। हम टाइम मैनर में जब आंसर लिखेंगे तो उससे हमारी टाइमिंग इम्प्रूव होगी कि हम हर चीज़ को, हर आंसर को अपने 10 मिनट्स में ख़त्म कर पाएँ। काफ़ी सारा वैल्यू एडिशन मिलेगा। इसके अलावा जो भी डेटा होगा, डायग्राम, इंट्रो, कंक्लूजन, ये सारा वैल्यू एडिशन हम देखेंगे। और इसके अलावा फिर क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि हम टॉपर्स के जैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। पेन और पेपर ले लीजिए। चलिए, तो ये है आज के 2 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, 2 से 3 बार रीड कीजिए क्वेश्चन को, और इसमें देखिए कितने पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड किया जा सकता है, उसके बाद आप लिखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करना ज़रूरी है। आप आंसर कैसे भी लिखिए, आप अगर आज स्टार्ट नहीं करेंगे तो आंसर अच्छा लिख नहीं सकते। तो किस तरीके से भी आप लिख रहे हैं, आप लिखते रहिए सिर्फ। हम इसके बाद देखेंगे टॉपर्स ने किस तरीके से आंसर को अप्रोच किया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना टाइमर।
स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन।
ओके, सो आई होप आपने आंसर राइटिंग की होगी। चलिए अब इनका डिस्कशन देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से टॉपर्स ने इन क्वेश्चंस को टैकल किया है। और जो भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं, हालांकि आपने इससे अच्छे भी आप लिख सकते हैं, इससे थोड़े ख़राब भी आपने लिखे होंगे, लेकिन जैसे भी आपने लिखे आपने ट्राई किया, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए हम अब आंसर हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन था, हाईलाइट द पाइवोटल रोल ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट in parliamentary system. Also discuss the constitutional and statutory provisions for their impartial functioning। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें बेसिकली क्वेश्चन ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट से उनका रोल हमें बताना है कि पार्लियामेंट सिस्टम में रोल था क्या, ठीक है। आपने आई होप ये इजी क्वेश्चन था, आपने अंडरस्टैंड इजीली कर लिया होगा। और फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन बताना इम्पार्शियल फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। वो एकदम न्यूट्रल मेथड से अपनी फंक्शनिंग कर पाए। अब देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार्ट हम ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट से कर सकते हैं। एक पार्ट तो हमारा ये हो जाएगा कि रोल, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, या स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है, और इसके बाद में थोड़े से हम क्या लिख सकते हैं इनके चैलेंजेस, या फिर वे फॉरवर्ड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा हमें हाईलाइट करना था इस क्वेश्चन में, डिस्कस लिखा हुआ है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, इन्होंने भी ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट से स्टार्ट किया है। प्ले अ पाइवोटल रोल in the smooth functioning of Indian parliamentary system, sustaining the world's largest democracy। तो एक बेसिक सा इंट्रो इन्होंने यहाँ पर दिया है कि ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनका रोल क्या है, स्मूथ फंक्शनिंग करते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। चलिए ये तो हो गया इंट्रो। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने रोल लिखा, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने बहुत शॉर्ट में यहाँ पर हेडिंग डाली, इससे इनका टाइम भी बचा और स्पेस भी बचा, ठीक है। सबसे मैंने एग्ज़ाम में टाइम को सेव करना, तो इन्होंने सिर्फ ओनली रोल लिखा है, क्योंकि बाकी चीज़ तो यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है ना। तो यहाँ पर इन्होंने ओनली रोल लिख दिया कि यहाँ पर सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई है, तो इन्होंने सिर्फ यहाँ पर रोल लिखा। तो यहाँ से हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि हम मेन पॉइंट जो हमें हेडिंग में डालना है वही हम लिख सकते हैं, इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या रोल है साहब, स्मूथ डिबेट एंड डेलिब्रेशंस। स्मूथ डिबेट होती है, डेलिब्रेशंस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेक्रेटरियल स्टाफ एनलिस्ट डिटेल्स फॉर बिल डिस्कशन, क्वेश्चन आर एंड जीरो आर। तो जो स्टाफ वगैरह होता है वहाँ का, वो डिटेल को एनलिस्ट करता है, लाइक किस तरीके से बिल का डिस्कशन होना है, क्वेश्चन आर का किस तरीके से डिटेल होनी है, या फिर जीरो आर का डिटेल एनलिस्ट करनी है। तो ये सारा सेक्रेटरियल स्टाफ करता है। तो स्मूथ डिबेट एंड डेलिब्रेशन यहाँ पर होता है। सेकंड क्या रोल है, फंक्शनिंग ऑफ कमिटीज इज वाइटल फॉर साउंड डिसीजन मेकिंग। देखिए कमिटीज अच्छी तरीके से फंक्शन करें और एकदम अच्छा डिसीजन मेकिंग हो, और इसीलिए एंड ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट इंश्योर दिस। और ऑफिसर क्या करते हैं हमारे, ये चीज़ तो करते हैं कि कमिटीज अच्छी तरीके से फंक्शन करें। तो ये इनका एक रोल हो गया। इनका एग्जाम्पल उन्होंने दिया, स्पीकर अपॉइंट्स चेयरमैन। स्पीकर जो है चेयरमैन को अपॉइंट करता है कमेटीज, एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज फैसिलिटेट मीटिंग्स एंड एक्सपर्ट्स प्रेजेंस। और जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं वो मीटिंग्स को और अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल भी दे रहे हैं कि स्पीकर चेयरमैन को अपॉइंट करता है कमेटीज़ के, और पार्लियामेंट्री जो सेक्रेटरीज होते हैं वो मीटिंग्स को अच्छी तरीके से कंडक्ट कराते हैं। तो बेसिकली कि अच्छी तरीके से जो कमेटीज़ हैं वो फंक्शन करें, इसके लिए जो ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रोल है, नेक्स्ट रोल क्या है, कस्टोडियन ऑफ पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्स। जो पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि कुछ हिस्टोरिकल बिल्स हैं या फिर एक्ट्स हैं, तो इनके क्या होते हैं, कस्टोडियन होते हैं, इनकी देखरेख करने वाले होते हैं। एंड मिनट्स ऑफ द डिबेट, इन सारी चीज़ के ये कस्टोडियन होते हैं। लाइक संसद टीवी में किस तरीके से डिबेट होनी है, या फिर उसका कोई रिकॉर्ड सही तरीके से रखना है, लोकसभा वेबसाइट पर क्या अपडेट करना है, क्या उसमें से रिमूव करना है, क्या नई चीज़ ऐड करनी है, तो ये सारी चीज़ कौन देखता है, ये ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट देखते हैं। तो ये इनका इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज leaders of both houses ensure parliamentary conduct along with leader of opposition with the help of secretarial officers। तो जो लीडर्स होते हैं ना हाउस के, वो भी एक पार्लियामेंट्री कंडक्ट को इंश्योर करते हैं, उसमें उनके साथ लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है। तो इस तरीके से ये जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, ये तो कुल मिलाकर बात ये है कि पार्लियामेंट्री अच्छे तरीके से कंडक्ट करे, उसकी फंक्शन अच्छे तरीके से चले, तो इनका तो रोल अहम है ही। अब इनके इम्पार्शियल फंक्शन के लिए इनकी इम्पार्शियल फंक्शनिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारी किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि गुड गवर्नेंस हो सके, ठीक है। अब
इनके प्रोविज़न क्या दिए हैं कि इनकी इम्पार्शियल फंक्शन हो सके, कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए हैं, कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविज़न भी है। तो इन्होंने देखिए अब यहाँ से हम एक चीज़ और सीख सकते हैं कि आपको अगर अलग अलग प्रोविज़न याद नहीं है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न दिए हुए हैं और स्टैट्यूटरी में क्या प्रोविज़न है, तो हम मिक्स करके लिख सकते हैं। सिर्फ हेडिंग डाली उन्होंने प्रोविज़न और लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्ले रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनका रोल बताता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। ठीक है, ऑफिसर पार्लियामेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्ट 5 बताता है एग्जाम्पल लाइक आर्टिकल 52 कहता है प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर इतना सिंपल से एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिए कि हाँ भाई जो प्रेसिडेंट होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट। तो रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड, आर्टिकल 312 प्रोवाइड्स फॉर ऑल सर्विस इन ऑल इंडिया सर्विस दे रहा लाइक सेक्रेटरी टू लोकसभा, और यहीं से इन सर्विस से ही के जाते हैं, सेक्रेटरी जाते हैं लोकसभा के लिए। तो ये इनका प्रोविज़न हो गया किस तरीके से वहाँ पर ये सेक्रेटरीज आते हैं लोकसभा में, किस तरीके से ऑफिसर आते हैं। आर्टिकल 311 गिव्स सेफगार्ड दैट दे विल नॉट बी रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी लोअर देन द वन अपॉइंटिंग देम। तो आर्टिकल 311 क्या करता है कि ये बताता है कि उनको जो है ना ईजिली रिमूव नहीं किया सकता, उनको वही रिमूव कर सकता है जिस अथॉरिटी ने उनको अपॉइंट किया है, उससे नीचे की अथॉरिटी नहीं रिमूव कर सकती, उससे ऊपर ही कर सकती है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो पोजीशन है, उनका जो रोल है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक इंडिपेंडेंट और लीगल बैकिंग मिल रही है। तो ये इनकी क्या हुआ प्रोविज़न दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है रिक्वायर्स देम टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स। द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या उनको क्या बोलता है कि आपको मेंटेन करना जो भी कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है, लाइक सीक्रेट सिटिंग्स जो होती हैं लोकसभा में। ठीक है, तो ये रोल को ही तो बता रहा है। तो जो प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं ये स्टैट्यूटरी में दिया हुआ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाइक। और फिफ्थ रोल क्या है, विस्टब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट इंश्योर दैट इम्पार्शियल फंक्शनिंग वाइल इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। भाई इसमें भी थोड़े बहुत प्रोविज़न दिए हुए हैं अकाउंटेबिलिटी के, ट्रांसपेरेंसी के, इम्पार्शियल फंक्शनिंग के, विस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में। कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट रूल लेज गाइडलाइंस फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग। जो सिविल सर्वेंट्स के रूल होते हैं वो भी गाइडलाइंस बताते हैं कि इनकी किस तरीके से एफिशिएंट फंक्शनिंग होनी है। तो यहाँ पर इन्होंने अब थोड़े से यहाँ पर मैंने बोला था ना कि चैलेंजेस भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिस्कस वर्ड लिखा हुआ था। तो डिस्कस में हम सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं, चैलेंजेस भी कवर करते हैं और इनके प्रोज कॉन्स वगैरह ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, चैलेंजेस है पॉलिटिकल कभी कभी इन्फ्लुएंस होता है, नेक्सस हो जाती है। लैक ऑफ सेक्रेटेरिएट की भी कहीं ना कहीं इसमें लैक होता है। अब क्या है, नीड ऑफ द आर इज स्ट्रेंथनिंग देयर पोजीशन फॉर हेल्दी एंड डेवलप्ड कंट्री बाय हेल्दी डेमोक्रेसी एंड डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 पंचप्राण का एग्जाम्पल हमने कल भी यहाँ पर देखा था। तो इन्होंने अच्छे तरीके से उसको यूज़ किया है कंक्लूजन में। तो इस तरीके से जैसे कि अमृतकाल हो गया या फिर विजन 2047 डेवलप्ड कंट्री या फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव, इनके जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है हम अपने कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं। अब इस आंसर से हमें क्या लेना, यहाँ पर अगर हम वैल्यू एडिशन करना चाहें अपने नोट्स में जो हम नोट कर सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से क्या ले सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर लीजिए लाइक एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल जैसे कि अच्छा है, इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ से। ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल आप ले लीजिए यहाँ पर। ये कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट हिस्टोरिकल बिल्स, संसद टीवी और लोकसभा टीवी। और हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, जो इजी पॉइंट है वो तो हम इजीली अपने नोट से याद कर ही लेंगे ना, लेकिन जो हमें यूनिक लगता है, कभी हम थोड़ा सा कंटेंट कहीं पर हमारा कमी है तो यहाँ से हम पूरा कर सकते हैं। लाइक वोकैबुलरी भी हम ले सकते हैं। ये पॉइंट है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इजीली कॉन्स्टिट्यूशन के तो हम पॉइंट्स लिख सकते हैं जनरेट करके। ये यहाँ पर स्टैट्यूटरी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हैं विस्टब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रिटिकली एसेस वेदर अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी बैकिंग टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। तो हमें क्रिटिकली एसेस करना था कि अगर हम स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दें, मतलब हमें ये बताना था इस क्वेश्चन में
क्या स्टैट्यूटरी बैकिंग हम दे दें एमसीसी को तो वो कंट्रीब्यूट करेगा फ्री और फेयर इलेक्शन में इंडिया के? इस क्वेश्चन को हमें क्रिटिकली एसेस करना था कि यार अगर हम स्टैट्यूटरी बैकिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अगर दे दें तब वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडिया में कंडक्ट कर पाएगा या फिर इससे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन में? इस क्वेश्चन को हमें क्रिटिकली एसेस करना था। अब देखते हैं इन्होंने किस तरीके से स्टार्ट किया था। देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर ए साइन क्यूनल फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए फ्री और फ्री इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। मॉडल ऑफ कंडक्ट प्लेज अ पाइवोटल रोल इन दिस रिगार्ड। और एमसीसी जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस संबंध में। ठीक है, अगर हम इनको स्टैट्यूटरी बैकिंग दे देते हैं तो उस केस में क्या होगा? अब यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया हेडिंग डालकर केस फॉर स्टैट्यूटरी बैकिंग। तो क्या हो सकता है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा, बिल्कुल प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। जब इसको लीगल बैकिंग दी जाएगी तो जो भी इसके प्रोविजंस है ड्यूरिंग इलेक्शन से तो उनको एक लीगल बैकिंग मिल जाएगी और उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से हो सकता है। सेकंड थिंग इन्होंने यहाँ पर लिखी कि पनिशमेंट एंड पेनल्टीज कैन बी ड्यूली गिवन इन केस ऑफ वायलेशन। कभी कभी एमसीसी का जब वायलेशन होता है तो उसको पनिशमेंट भी दिया सकता है, पेनल्टीज भी इम्पोज की जा सकती हैं। ठीक है, लाइक एक एग्जांपल था प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स सीन इन शाहीन बाग। तो इलेक्शन के दौरान शाहीन बाग में थोड़ी एनिमिटी ग्रुप्स के बीच में की जाती थी, थोड़ा ऐसा उनको डिस्टर्ब करने का, एक डिस्ट्रेस फैलाने का, हेटेड फैलाने का उसमें काम हो रहा था। तो अगर एमसीसी को लीगल बैकिंग दी जाए तो उनको पनिशमेंट मिल सकता है, उनको पेनल्टीज दी जा सकती है जो भी इस तरीके से हेटेड चीज़ वहाँ पर फैला रहे हैं उन ग्रुप्स के बीच में। थर्ड पॉइंट इन्होंने लिखा फ्री एंड फेयर कंडक्ट ड्यूरिंग कंपेनिंग। तो फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए कंपेन के दौरान। इनका एमसीसी को जब हम लीगल बैकिंग दे देंगे तो इन्होंने एग्जांपल क्या दिया, डिस्क्वालीफाइंग स्टार कैंपेनर्स फॉर हेट स्पीच। अगर जो भी कंपेन कर रहे हैं, जो भी इलेक्शन जिस किसी पार्टी के स्टार कैंपेनर्स क्या कर रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, अगर वो हेट स्पीच करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो फ्री एंड फेयर कंडक्ट हो जाएगा एमसीसी को अगर लीगल बैकिंग दे दी जाए। नेक्स्ट इज कर्व मिनेंस ऑफ रेवडी कल्चर और फ्रीबीज। ये रेवडी ऑफ कल्चर फ्रीबीज, ये देखिए कितना अच्छा कीवर्ड है। इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और अपने सीधे आंसर में पेस्ट करना। ठीक है, रेवडी कल्चर क्या बोलता है कि इलेक्शन के दौरान न्यू पॉलिसीज़ को या फिर उनको लालच दे करके, ठीक है, फ्रीबीज का लालच दे करके वोट डलवाए जाते हैं तो उसको रेवडी कल्चर कहा जाता है। ये पीएम मोदी ने एक स्पीच में कहा था, इसलिए ये ज़्यादा मीडिया में फेमस हुआ था, तो यहाँ पर इन्होंने यूज़ कर दिया। लाइक अनाउंसमेंट ऑफ पॉलिसीज ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस कैन बी हॉल्टेड लीगली। लाइक बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है इलेक्शन के दौरान पार्टीज़ के द्वारा और फिर उसका मिसयूज़ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको भी रोका जा सकता है। और इन्होंने 6 पॉइंट दिया, कर्बिंग इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस कैन बी इंश्योर्ड। जो भी इलेक्शन के दौरान जो भी माल प्रैक्टिस हो रही है, लाइक वोटर्स को बूथ तक लेके जाया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स के द्वारा, तो क्योंकि उनके उसमें वो वोट डाल सकें, उनके फेवर में वोट डाल सकें, तो इस तरीके से इलेक्शन को मेल प्रैक्टिस की जाती है तो उसको कर्व किया सकता है अगर एमसीसी को हम लीगल बैकिंग दे देते हैं तब। ठीक है, या स्टैट्यूटरी बैकिंग दे देते हैं। काउंटर info device on social media and fake claims in affidavit with penalties। जो सोशल मीडिया पर फेक क्लेम्स किए जाते हैं तो उसको भी कहीं ना कहीं काउंटर किया जा सकता है। अब however this may not be this may not be effective। ये इफेक्टिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कुछ रीज़न दिए हैं कि अगर हम एमसीसी को स्टैट्यूटरी बैकिंग भी दे दें फिर भी ये इफेक्टिव नहीं हो सकता। ऐसा क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि यहाँ पर इन्हें क्रिटिकली एसेस करना था ना, तो इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि हाँ एक बार तो हमने बेनिफिट गिनवा दिए कि हम स्टैट्यूटरी बैकिंग दे देते हैं एमसीसी को तो उससे बेनिफिट क्या होंगे, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। उसके क्या रीज़न इन्होंने बताए? उसके रीज़न बताए कि जुडिशल पेंडेंसी ऑफ लोअर कोर्ट्स इज़ एबव 4 करोड़। देखिए पहले से ही जो जुडिशल के पास बहुत सारे केसेस, लगभग 4 करोड़ केस पेंडेंसी है 4 करोड़ केसेस की। सो एंड इलेक्शंस आर टाइम सेंसिटिव, और इलेक्शंस जो होते हैं टाइम सेंसिटिव होते हैं। अब कोई भी मुद्दा अगर एमसीसी को स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जाती है, ठीक है, अब कोई भी मुद्दा होता है फिर जिसमें कि एमसीसी का वॉयलेशन होता है, तब ये केस जुडिशरी के पास जाएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाएगा, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी पेंडेंसी आ रही है तो उसमें टाइम लगेगा। और इलेक्शन हमारे क्या होते हैं
टाइम बाउंड मैनर में होते हैं। तो ये इतना बेनिफिट हो नहीं पाएगा कि अगर हम स्टैट्यूटरी बैकिंग एमसीसी को दे देते हैं तब। तो यहाँ पर इन्होंने ये पॉइंट समझाया। सेकंड थिंग, डिफ़िकल्ट टू ट्रैक सोशल मीडिया, फेक न्यूज़ एंड चैट ग्रुप्स। अब देखिए इस टाइम में सोशल मीडिया को या फिर चैट ग्रुप्स को कर्ब करना, उन पर रोकना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इसलिए इसका कोई इतना बेनिफिट होगा नहीं। और यहाँ पर देखिए, अब इस कीवर्ड को हम यहाँ से उठाएंगे, डिफ्यूज नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, और सीधा अपने कहीं ना कहीं आंसर में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होगी मैं आपको बताता चलूँगा। वैल्यू एडिशन, लाइक यहाँ पर ये इस पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं अपने आंसर में। और क्या ले सकते हैं, ये तो मैंने बताई थी, रेप्टिकल्चर। और अब देखते हैं और आगे इन्होंने क्या लिखा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू डिस्क्वालीफाई स्टार कैंपेनर्स। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी ही उसके पास पावर दी हुई है कि वो स्टार कैंपेनर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो अगर हम एमसीसी के जरिए इसको करवाएं तो ये क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के पास वो पावर है, तो अगर हम एमसीसी को भी स्टैट्यूटरी पावर देते हैं तो दोनों के पास इक्वल सी पावर हो जाएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन और उनके दोनों के बीच में क्लैश होना शुरू हो जाएगा। सो जब इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कर रहा है तो उसकी एक ऐसी नीड है नहीं। यहाँ पर इन्होंने इस पॉइंट को समझा दिया। फोर्थ पॉइंट इन्होंने लिखा, इलेक्शन कमीशन एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड हैज टेकन एन इनलाइटेंड अप्रोच ऑफ इन्फोर्सिंग नॉर्म्स। इलेक्शन कमीशन इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसके पास ऐसी अप्रोच है कि वो इस तरीके से नॉर्म्स को इन्फोर्स कर सकती है, ठीक है, वो सारी चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। तो एमसीसी को अगर स्टैट्यूटरी नहीं रहने दिया जाए, उसको स्टैट्यूटरी नहीं दी जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहले से भी ऑलरेडी बहुत पावर है, लाइक टी एन शासन नॉट सकम्बिंग टू पॉलिटिकल प्रेशर। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया टी एन सेशन का कि वो पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका कोई संबंध एमसीसी जैसी तरह नहीं है। एमसीसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ये कि इसके मेंबर को या फिर इसके चेयरमैन को, ठीक है, कोई जवाब देना पड़े, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहले से ही इंडिपेंडेंट है। तो एमसीसी के वॉयलेशन अगर हो भी रहा है कहीं पर भी, ठीक है, तो इसमें पहले से ही प्रोविज़न थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कि वो उसको कर्व कर सकता है, ठीक है, उसको रोक सकता है ऐसी चीज़ों को। और फोर्थ है, एग्जिट पोल आर स्ट्रिक्टली इम्पोज्ड। यहाँ पर क्या बोला कि एग्जिट जो पोल होते हैं ना, उनको स्ट्रिंजेंटली इन्होंने इम्पोज कर दिया पहले। इलेक्शन कमीशन मतलब जो इलेक्टोरल नॉर्म्स दिए हुए हैं उसमें एग्जिट पोल पहले से ही बैंड है। अगर एग्जिट पोल बैंड है तब एमसीसी अगर एग्जिट पोल को बैंड करता है तो ये तो दो काम हो गए ना एक साथ। तो इसलिए जो प्रोविज़न पहले से दिए हुए हैं तो उसको बेनिफिट होगा नहीं अगर एमसीसी को हम कर देते हैं तब। ईवीएम एंड वीवीपैट्स इंश्योर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। और अब तो ईवीएम्स आ गए, वीवीपैट्स आ गए, ठीक है, तो ये ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। तब नीड ऑफ द आवर होनी चाहिए कि 48 आवर्स साइलेंस होना चाहिए, साइलेंस पीरियड होना चाहिए, और सोशल मीडिया शुड बी, ठीक है, 48 आवर्स सोशल मीडिया साइलेंस होनी चाहिए। इनहेंस पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, थोड़ी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स को बढ़ा दिया जाए और स्कोप बढ़ा दिया जाए, लाइक फेक न्यूज़ को कर्व करने का, पेड न्यूज़ को कर्व करने का। और यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया लास्ट में, यहाँ पर लास्ट में इन्होंने कंक्लूड कर दिया कि एमसीसी हैज़ बीन इफेक्टिव एंड कैन बी मेड बेटर विद इनहेंसिंग इंडिपेंडेंस ऑफ ईसीआई। अगर हम और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं ईसीआई की इंडिपेंडेंस को, तब इफेक्टिव और बेटर एमसीसी का क्या हो सकता है, इसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इवन लॉ कमीशन हैज़ हेड एमसीसी में नॉट बी स्टैट्यूटरी फॉर इंडिया टू बी डेमोक्रेट्स विश्व गुरु। अगर हम लॉ कमीशन ने भी ये बोला था कि एमसीसी को हम स्टैट्यूटरी नहीं कर सकते इंडिया के लिए, क्योंकि टू बिकम अ डेमोक्रेट्स विश्व गुरु, क्योंकि हमें एक तरफ अपना डेमोक्रेट्स विश्व गुरु बनाना, तो इसलिए एमसीसी को अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा, इसलिए हम एमसीसी को स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं दे सकते। तो ये थे आज के दो क्वेश्चन। आई होप बीच में आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप जब इसको खुद से एक बार रीड करेंगे तब आपके लिए सारा इजी हो जाएगा। इसमें जो भी वैल्यू एडिशन मैंने आपको बताया है, और आपको भी जो लगता है कि हाँ यार ये मेरा आंसर में होना चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसी आपको पॉइंट लगता है वो आप ज़रूर उसमें इंक्लूड कीजिए और अपने आंसर को एनरिच करिए और ऐसे ही लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए। डेफिनेटली आप भी एक दिन इस तरीके के आंसर लिखेंगे। हो सकता है कि आपने कुछ पॉइंट्स
इन टॉपर्स के आंसर से भी अच्छे लिखे हों, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, आप लिखिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए और अपनी आंसर राइटिंग इस तरीके से इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।